आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है। 1857 का विद्रोह। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ तारीखें या नाम नहीं बताते, बल्कि इस घटना की आत्मा को, इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये था क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गदर था, जैसा अंग्रेजों ने दुनिया को बताया, या ये वाकई हिंदुस्तान की आजादी की पहली लड़ाई थी? ये सवाल ही सबसे दिलचस्प है, क्योंकि इस पर कोई एक राय है ही नहीं। एक ही घटना को कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहता है, जैसे वीडी सावरकर ने कहा। बिल्कुल, और दूसरी तरफ टी.आर. होम्स जैसे ब्रिटिश इतिहासकार हैं जो इसे सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष बताते हैं। मतलब साफ है, वो खुद को सभ्य और हम हिंदुस्तानियों को बर्बर कह रहे थे। हाँ, उनकी नजर में तो यही था, लेकिन आधुनिक भारतीय इतिहासकारों का नजरिया ज्यादा संतुलित है। जैसे आर.सी. मजूमदार जी। उनका विश्लेषण बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि ये ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? उनका तर्क था कि उस समय राष्ट्रीय नेशन की वो भावना थी ही नहीं जो आज है। कोई एक भारत के लिए नहीं लड़ रहा था, सबकी अपनी लड़ाई थी, अपनी अपनी वजहें थीं। और एस.एन. सेन की बात भी तो है, जो कहते हैं कि जो लड़ाई धर्म के नाम पर शुरू हुई वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुई। हाँ, ये दिखाता है कि घटना का स्वरूप खुद विद्रोह के दौरान ही बदलता गया। ये कोई सीधी सपाट घटना नहीं थी। तो चलिए इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर इतनी बड़ी आग लगी कैसे? क्योंकि जाहिर है सिर्फ चर्बी वाले कारतूस तो वजह नहीं हो सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक चिंगारी थी। असल बारूद तो सालों से इकट्ठा हो रहा था। और उस बारूद का सबसे बड़ा ढेर शायद आर्थिक कारण थे। हाँ, बिल्कुल। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया ना, उसने तो भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी शक्ल ही बदल कर रख दी। कैसे? मतलब क्या हुआ ठीक ठीक? भारत जो कभी दुनिया को बेहतरीन कपड़ा बेचता था, उसे सिर्फ कच्चा माल जैसे कपास उगाने पर मजबूर कर दिया गया। और फिर वही कपास इंग्लैंड जाता था और वहां की मशीनों से कपड़ा बनकर वापस भारत में ऊंचे दामों पर बिकता था। ठीक यही। मतलब हमारे ही घर में, हमारे ही समाज से हमें ही लूटा जा रहा था। इसका तो हमारे कारीगरों पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा। बुरा असर नहीं, वो तबाह हो गए, पूरी तरह से तबाह। ढाका के मलमल बनाने वाले, सूरत के कारीगर सब रातों रात बेरोजगार हो गए। और गांवों का क्या हाल था? गांव में हालत और भी बदतर थी। अंग्रेज लगान वसूलने के जो नए नए सिस्टम लाए, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, उन सब का निचोड़ एक ही था, किसान से ज्यादा पैसा खींचो। हाँ, चाहे फसल हो या ना हो। नतीजा ये हुआ कि किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गया। वो साहूकारों के कर्ज के जाल में ऐसा फंसा कि उसकी कई पुश्तें भी वो कर्ज नहीं उतार पाती थी। तो एक तरफ कारीगर और किसान पिस रहे थे, लेकिन इस विद्रोह में तो कई राजे रजवाड़े और जमींदार भी थे। उनकी क्या नाराजगी थी? उनकी नाराजगी थी उनकी जमीन और उनकी इज्जत छिन जाने की। डलहौजी ने 1852 में एक इनाम कमीशन बनाया। इनाम कमीशन सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, नाम तो अच्छा है, पर काम था जागीरों के मालिकाना हक की जांच करना और बहाने बनाकर उन्हें जब्त कर लेना। इस कमीशन ने लगभग 20,000 जागीरें जब्त कर लीं। 20,000? जी, सोचिए, जो लोग कल तक शानो शौकत से जी रहे थे, वो रातों रात सड़क पर आ गए। और राजनीतिक तौर पर तो डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी वो राज्य हड़प पॉलिसी, हाँ, वो तो ताबूत में आखिरी कील जैसी थी। झांसी, सतारा, नागपुर, कितने ही राज्यों को इसी नीति के तहत हड़प लिया गया। और एक बात और थी, अनुपस्थित संप्रभुता की। ये क्या था? इसका मतलब है मुगल जब भारत में राज करते थे तो यहीं रहते थे, यहीं कमाते थे और यहीं खर्च करते थे। पैसा देश में ही रहता था। अच्छा। लेकिन अंग्रेज यहां से पैसा कमाकर सीधा ब्रिटेन भेज देते थे। आम भारतीय को ये साफ दिखता था कि ये हमारा शासक नहीं है, ये तो एक लुटेरा है जो बस देश को निचोड़ने आया है। ठीक है, तो आर्थिक और राजनीतिक जमीन तो विद्रोह के लिए पूरी तरह तैयार थी। अब बात करते हैं उन वजहों की जिन्होंने लोगों की भावनाओं को सीधे सीधे छुआ, उनके धर्म और समाज की। और ये वजहें शायद सबसे ज्यादा विस्फोटक थीं। 1850 में लेक्स लोकी कानून आया। लेक्स लोकी कानून? हाँ, इस कानून ने कहा कि अगर कोई हिंदू ईसाई बन जाता है तो भी उसे उसकी पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। ओहो,
मतलब लोगों को लगा कि ये तो धर्म बदलने के लिए सरकारी लालच है। बिल्कुल, उन्हें डर सताने लगा कि अंग्रेजों का असली मकसद भारत को ईसाई बनाना है। और जो समाज सुधार हो रहे थे, जैसे सती प्रथा पर रोक या विधवा पुनर्विवाह, उसका क्या असर हुआ? आज तो उन्हें अच्छा मानते हैं। आज हम उन्हें प्रगतिशील मानते हैं, लेकिन उस वक्त के रूढ़िवादी समाज ने इसे अपनी परंपराओं पर सीधा हमला माना। उन्हें लगा कि ये गोरे लोग कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हमारे धर्म में क्या सही है और क्या गलत। तो हमने देखा कि किसान, जमींदार, राजा, आम आदमी सब परेशान थे, लेकिन इस सुलगती हुई आग को भड़काने वाली चिंगारी तो आखिर इस सेना से ही आई, है ना? बिल्कुल, चर्बी वाले कारतूस तो बस वो आखिरी चिंगारी थे। सिपाहियों में गुस्सा तो बहुत पहले से था। जैसे 1854 में उनकी मुफ्त डाक सेवा बंद कर दी गई, जो उनके लिए दूर अपने परिवार से संपर्क का एकमात्र जरिया थी। और फिर वो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम भी तो था। हाँ, 1856 में उसने तो आग में घी का काम किया। इस कानून के तहत सिपाहियों को लड़ने के लिए समुद्र पार भी भेजा जा सकता था। और उस जमाने में समुद्र पार करने का मतलब था धर्म भ्रष्ट हो जाना। सही कहा। तो सिपाही को लगा कि अंग्रेज न सिर्फ हमारी जान लेना चाहता है, बल्कि हमारा धर्म भी छीनना चाहता है। एक मिनट, यहाँ एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। एक तरफ देश का इतना बड़ा हिस्सा गुस्से में उबल रहा है, और दूसरी तरफ भारत का पढ़ा लिखा तबका, मतलब वकील, पत्रकार, शिक्षक, वो इस सबसे पूरी तरह अलग है। हाँ, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि वे इस विद्रोह से दूर रहे। ऐसा क्यों? इसका जवाब उस वक्त की सोच के गहरे मतभेद में छिपा है। इस पढ़े लिखे मध्यम वर्ग को लगता था कि ब्रिटिश शासन भारत को आधुनिक बना रहा है। अच्छा। वो अंग्रेजों के लाए रेलवे, टेलीग्राफ और पश्चिमी शिक्षा को तरक्की का रास्ता मानते थे। उनकी नजर में अंग्रेज सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म कर रहे थे। तो उन्हें लगा कि ये विद्रोही लोग देश को वापस अंधेरे युग में ले जा रहे हैं। ठीक यही। उन्हें लगता था कि विद्रोही प्रतिगामी हैं, मतलब पुरानी सोच वाले लोग हैं जो उस सामंती व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं जहां राजाओं और नवाबों का राज था। वो इसे प्रगति के रास्ते में एक रोड़ा मान रहे थे। हाँ, उन्हें डर था कि अगर विद्रोही जीत गए तो भारत वापस सैकड़ों साल पीछे चला जाएगा। इसलिए उन्होंने जानबूझकर इससे दूरी बनाए रखी। तो फिर इतना जबरदस्त गुस्सा होने के बावजूद जब समाज के इतने सारे हिस्से नाराज थे, तो ये विद्रोह आखिर सफल क्यों नहीं हो पाया? कहीं तो कोई बहुत बड़ी कमी रह गई। कई बड़ी कमियां थीं। पहली और सबसे बड़ी, ये लड़ाई पूरे भारत में एक साथ नहीं फैली। इसका कोई अखिल भारतीय स्वरूप नहीं था। अच्छा, मतलब ये एक ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं बन पाया? नहीं। दक्षिण भारत तो पूरी तरह शांत रहा। पंजाब और बंगाल के भी बड़े हिस्से से अछूते रहे। और शायद गोरखा और सिख रेजिमेंटों ने तो अंग्रेजों की मदद की थी। हाँ, ये और भी चौंकाने वाली बात है। उन्होंने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की बढ़ चढ़कर मदद की। और मुझे लगता है कि उद्देश्यों में भी शायद एकता नहीं थी। हर कोई एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ तो लड़ रहा था, लेकिन अपने अपने मकसद के लिए। आपने सही पकड़ा। हर किसी का अपना एजेंडा था। नाना साहेब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, झांसी की रानी अपने राज्य के लिए, वारावत के जमींदार अपनी जमीनों के लिए। बिल्कुल। किसी के पास भविष्य के भारत का कोई साफ नक्शा या ब्लूप्रिंट नहीं था कि अगर अंग्रेज चले गए तो देश कैसे चलेगा। एक कॉमन लीडरशिप की भारी कमी थी। और शायद सबसे बड़ी वजह थी अपनों की ही गद्दारी। हाँ, और ये कड़वा सच है। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, नेपाल के राणा भी। हाँ, इन सब बड़ी ताकतों ने विद्रोहियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। उन्होंने अंग्रेजों को पैसा, सैनिक, हर तरह से मदद की। लॉर्ड कैनिंग का वो बयान भी तो है इस पर। जी, लॉर्ड कैनिंग्स, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, ने खुद कहा था, इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना ये तूफान हमें एक ही झोंके में बहा ले जाता। वाह। मतलब कैनिंग खुद मान रहा है कि अगर ये रियासतें साथ नहीं देती तो ब्रिटिश राज का खेल उसी दिन खत्म हो गया होता। तो विद्रोह भले ही कुचल दिया गया, लेकिन हार के बावजूद इसने ब्रिटिश राज की नींव तो हिलाई दी। इसके नतीजे क्या हुए? इसके नतीजे बहुत बड़े और दूर तक जाने वाले थे। सबसे पहला और सीधा नतीजा था भारत सरकार अधिनियम 1858। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म? हाँ, 100 साल पुराना राज खत्म। अब भारत पर शासन का अधिकार सीधे ब्रिटिश ताज यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। और गवर्नर जनरल का पद भी तो बदल गया था। जी, गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि।
और लंदन में भारत का राज्य सचिव नाम का एक नया पद बनाया गया। यानी भारत पर शिकंजा पहले से और भी ज्यादा कस दिया गया। एक तरह से हाँ। और सेना में तो यकीनन बहुत बड़े बदलाव हुए होंगे। सेना का तो पूरा ढांचा ही बदल दिया गया। पील कमीशन की सिफारिशों पर सेना का पुनर्गठन हुआ। सबसे पहले भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बदला गया। अच्छा। बंगाल में ये 2 भारतीय पर 1 यूरोपीय सैनिक कर दिया गया। हाँ। और तोपखाना, जो किसी भी सेना का सबसे ताकतवर हिस्सा होता है, वो पूरी तरह से गोरों के हाथ में दे दिया गया। हाँ, ताकि भविष्य में अगर कोई सिपाही विद्रोह करे भी तो उसके हाथ में सबसे खतरनाक हथियार ना हो। बहुत चालाकी से किया गया ये। और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक सोच का जन्म हुआ, लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियों का सिद्धांत। अंग्रेजों ने भारतीय समाज को इस आधार पर बांटना शुरू कर दिया। हाँ, जिन समुदायों ने विद्रोह में हिस्सा लिया था, जैसे अवध और बिहार के सैनिक, उनकी भर्ती लगभग बंद कर दी गई। और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जैसे सिख, गोरखा और पठान, उन्हें लड़ाकू जाति का तमगा देकर उनकी भर्ती बढ़ा दी गई। ये तो समाज को सेना के स्तर पर तोड़ने की सोची समझी चाल थी। बिल्कुल। और इसका सबसे गहरा और विनाशकारी असर था फूट डालो और राज करो की नीति को जानबूझकर अपनाना। 1857 में हिंदू मुसलमानों की एकता देखकर अंग्रेज डर गए थे। उनकी रूह कांप गई थी। उन्होंने देखा कि कैसे बहादुर शाह जफर के नाम पर हिंदू और मुसलमान सिपाही कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि इस एकता को तोड़ना ही होगा। और उन्होंने जानबूझकर दोनों समुदायों के बीच शक और नफरत के बीज बोने शुरू कर दिए। जी, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, नौकरियों में भेदभाव किया गया और एक को दूसरे के खिलाफ भड़काया गया, जिसके भयानक नतीजे हमें बाद में देश के बंटवारे के रूप में देखने को मिले। तो कुल मिलाकर 1857 की क्रांति भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्य में असफल रही, लेकिन ये भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ थी। हाँ, ये असंगठित थी, बिखरी हुई थी, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिला के रख दिया। इसने कंपनी के राज का अंत किया और भविष्य के संगठित राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक जमीन तैयार कर दी। ये विदेशी सत्ता के खिलाफ एक ऐसा जबरदस्त प्रतिरोध था जिसने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता ब्रिटिश शासन को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी। और ये अपने पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाता है ना? बिल्कुल। जैसा कि हमारे स्रोतों में साफ बताया गया है, पढ़ा लिखा वर्ग विद्रोहियों को पुरानी सामंती व्यवस्था को वापस लाने वाला मानता था। हाँ। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सिर्फ एक पल के लिए सोचे कि 1857 के विद्रोही जीत जाते तो वो कैसे भारत का निर्माण करते। क्या ये वाकई पुराने सामंती दौर की वापसी होती, जहां सैकड़ों छोटी छोटी रियासतें आपस में लड़ती रहती, या उस उथल पुथल और आग से कोई नया और एकजुट देश पैदा होता? इसका जवाब इतिहास में नहीं है, लेकिन ये सवाल आज भी बहुत मायने